अच्छा जी बेटा, स्टार्ट ऑफ करेंगे। आज हम लोग इंशाल्लाह ईएम यानी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट 5014 को इंट्रोड्यूस करूंगा आपके साथ। ठीक है ना, किस तरीके से एग्जामिनर असेस करता है, क्या क्या असेस करता है, ताकि वो लोग जिनको इसके बारे में चीज़ें नहीं पता उनको चीज़ें पता चल जाएं। ठीक है ना। एंड हमारा जो टास्क होगा आज का वो यही होगा कि हमने पेपर असेसमेंट देखनी है। एंड इंशाल्लाह अगर एंड में टाइम बचा तो हम हमारा पहला टॉपिक वाटर एंड इट्स मैनेजमेंट भी शुरू कर देंगे। ठीक है ना। मेरा क्राइटेरिया यही है, मैं स्टार्ट ऑफ वाटर एंड मैनेजमेंट से ही कराता हूँ। और आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी वो चीज़ें पढ़ चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का और ईएम का एक बहुत पुराना वाइटल रिश्ता है। एंड तकरीबन असेसमेंट का तरीका सिमिलर है। बस फ़र्क ये है कि जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है उसके अंदर सोर्सेज, डायग्राम्स, पिक्चर्स, ग्राफ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है ना। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको कोर्स ऑफ सिलेबस के साथ इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है ना। हम पढ़ने वाले हैं ईएम यानी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। कोड है इसका 5014। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले याद रखिएगा कि दो पेपर आते हैं। ठीक है। P1 जो कि थ्योरी का पेपर है एंड P2 जो कि मैनेजमेंट इन कॉन्टेक्स्ट का पेपर है। ठीक है ना। मैनेजमेंट इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब वहां पर आपकी बेसिक टेस्टिंग होगी, जहां पे एनालिसिस का पार्ट ज्यादा होगा। अच्छा, बिल्कुल ज्योग्राफी की तरह इसमें डेवलपमेंट एलिमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो उसका भी ध्यान रखेंगे कि कनेक्टिविटी माइंडसेट के साथ ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है ना। टोटल 9 टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपके कोर्स ऑफ सिलेबस के अंदर। अच्छा, कोई चॉइस, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं। दोनों पेपर 80 मार्क्स के हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 80 मार्क्स के हैं। दोनों का सेम टाइम पीरियड होता है। याद रखिएगा पेपर में टाइम बहुत होगा, लेकिन ऑफ कोर्स सोचने का टाइम दिया हुआ एग्जामिनर ने, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी है इस सब्जेक्ट के अंदर वो ये है कि आपको बहुत डीप थिंकिंग करनी पड़ती है। लेकिन अमूमन तौर पर ये होता है कि ग्रेड इंशाल्लाह अच्छा ही आ जाता है, क्योंकि आप जब ज्योग्राफी यानी पीएचडी वाला ज्योग्राफी के साथ इसको पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा ईज क्रिएट हो जाती है इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। अभी एनालिसिस, नॉलेज क्या है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि सेक्शन जो पेपर 2 है वो तो डायरेक्टली 80 मार्क का डायरेक्ट पेपर होगा। आपको सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। जो मेरे पास मेरा पेपर 1 है उसके अंदर दो सेक्शंस आते हैं। सेक्शन ए के अंदर शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ज्यादा एनालिसिस और डेप्थ की जरूरत नहीं होती। उसके अंदर नॉलेज को बहुत ज्यादा टेस्ट करता है एग्जामिनर। एक दो तीन चार सवाल दे सकता है, दो दो एक एक मार्क के पार्ट्स होते हैं उसके। एंड जो मेरा पेपर बी है, सेक्शन बी है, वो 60 मार्क्स का होता है। उसमें से थोड़े से 6 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, वो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी टेस्ट करता है एग्जामिनर। ठीक है ना। दोनों की वेटेज 50% है। इससे आपका कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए। आप जा रहे हैं हिस्टेरिक लेने के लिए तो आपको वेटेज वेटेज करनी है। आपको दोनों पेपर बेहतरीन तरीके से फोड़ के आने हैं। ठीक है ना। ये सिंपल चीज है। पेपर का पैटर्न है, कोई ऑप्शनल चॉइस नहीं है। पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अ, दोनों पेपर सबको देने पड़ेंगे। 80-80 मार्क्स का ईच पेपर है। 1 आवर 45 मिनट्स टाइम है। टाइम की कोई लिमिट नहीं है। इस पेपर का बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन जो है ना वो तभी होगा जब आप बेहतरीन तरीके से पास पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज्यादा तुम पास पेपर्स करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा क्या करना बेटा, ग्रेड अटेन करना। एंड याद रखिएगा ये बात कि ग्रेड इसमें लेना आसान उनके लिए है जो पास पेपर की सॉल्विंग को कोर्स ऑफ सिलेबस के साथ साथ चलाते हैं। ठीक है ना। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम 10 से 12 साल के इसके पास पेपर्स भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका जो वो वाला एलिमेंट है जहां पर आपको चीजें समझ नहीं आएंगी या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी पेपर के अंदर, वो एलिमेंट भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ना आए पेपर के अंदर। ठीक है ना। चले जी, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और कुछ एग्जामिनेशन टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आप पेपर को बेहतरीन तरीके से कर सकें। ठीक है ना। अच्छा, हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा बहुत लगे कि सर ये चीजें अभी क्यों, तो बेटा जरूरी है। देखो, जब मैं तुम्हें पेपर से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ना, तो पेपर से इंट्रोड्यूस कराने का मतलब यही है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को पेपर के बारे में नॉलेज हो ना, कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहेगा,
वो आपसे क्या क्या चीजें असेस करेगा, ठीक है ना। तो हम जरा सी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा ये याद रखिएगा, ये एग्जामिनर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सबमिटेड बाय द एग्जामिनर, इट इज द लर्नर्स गाइड बाय द एग्जामिनर। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस लर्नर्स गाइड को मेरे साथ पहले दिन बैठ के थोड़ी चीजें पढ़ लें, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाए कि आपको एग्जामिनर किन किन बेसिस के ऊपर टेस्ट करेगा, ठीक है ना। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए सेक्शन ए तो स्ट्रक्चर्ड एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशंस वगैरह बहुत ज्यादा असेस करेगा, वन मार्कर्स, ये क्या होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। स्टेट वाले क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। लेकिन सेक्शन बी, अब देखें सेक्शन बी के अंदर वही ज्योग्राफी वाला क्राइटेरिया है कि 4 to 6 मार्कर के शॉर्ट आंसर्स आएंगे। अच्छा शॉर्ट आंसर का मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स उसमें भी आपको डेवलपमेंट वाली चीज को असेस करना पड़ेगा, यानी सिर्फ वेग स्टेटमेंट्स लिखने से काम नहीं होगा, आपको स्टेटमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। नाउ ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वर्थ 1 to 7 मार्क्स। द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सोर्स मटेरियल। सर सोर्स मटेरियल क्या है? सोर्स मटेरियल बेटा कुछ भी हो सकता है, सोर्स मटेरियल मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। जैसे वो सोर्स के तौर पर आपको एग्जाम में ग्राफ दे सकता है, वो सोर्स के तौर पर आपको एग्जाम में डायग्राम दे सकता है, वो सोर्स के तौर पर आपको पेपर के अंदर पिक्चर दे सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी सोर्स आपको दे देगा और आपको उसी के बेसिस पर अपने आंसर्स क्या करने पड़ेंगे, ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ चीजें जैसे फॉर एग्जांपल सोर्स मटेरियल नीचे लिखा हुआ भी है, ये चीजें छापने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके तुम लोग को भेज दूंगा, आराम से घर पे बैठ के देख लेना। लेकिन ये बस ये समझ लो चीजें कैसे आती हैं, ताकि जब हम मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो आप उसी चीज के हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। तो आपको ताकि अंदाजा हो कि डायग्राम्स कितने इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स कितने इंपॉर्टेंट है, जो मैं छोटी छोटी डिटेल्स देता हूँ वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सोर्स मटेरियल में भी अ ग्राफ, टेबल, डायग्राम, मैप और फोटोग्राफ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कंप्लीट, मतलब जैसे ज्योग्राफी में कैसे थोड़ी बहुत डायग्राम्स आती हैं, एक आध डायग्राम आ गई चल गया, ऐसा नहीं है, इसमें हर क्वेश्चन हर पार्ट के साथ एक एक डायग्राम अटैच्ड है। तो ये थोड़ा सा वो डिफिकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो है कि अगर आपका ध्यान इस सब्जेक्ट पर उस सेंस में नहीं है ना कि आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, तो आप कामयाब नहीं हो सकते बेटा, ठीक है ना। तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट की डेप्थ में घुसना पड़ेगा, आपको हर चीज के बारे में कॉन्सेप्ट्स लेने पड़ेंगे, यानी इसमें रट्टा रट्टे से काम मुश्किल है चले, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा और दूसरा ध्यान क्या रखना है कि हर ग्राफ डायग्राम या उसके साथ एक आपको की दी हुई होती है, तो की के ऊपर आपने मैनेज करके देखना है, ठीक है ना, कि क्या उसमें वो इंडिकेट क्या कर रही है। कि ये तो मैं ज्योग्राफी में बढ़ाता हूँ लोगों को, बताता हूँ कि भाई की को देखना तो समझ लो वाजिब है, वाजिब है आप पे, कि अगर आपने की नहीं देखी तो आपका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, you will need to use the syllabus knowledge to make reasoned judgments, reach conclusions and suggest reasons in unfamiliar contexts। यानी सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब क्या होता है? सजेस्ट का मतलब होता है अपनी राय देना, अपनी ओपिनियंस देना। यानी एग्जामिनर कभी भी तुमसे तुम्हारे ओपिनियंस पूछ सकता है, वो चाहता है कि तुम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करो, ठीक है ना, तुम बाहर जाके चीजें सोचो, तुम एवेलुएट करना सीखो, तुम ज्योग्राफी को, एनवायरनमेंट को इन द सेंस ऐसे पढ़ो कि तुम्हें तुम्हारे पास जजमेंट्स हो कि मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, फ्यूचर इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है, अगर फ्यूचर इम्पैक्ट बुरा है तो मुझे किस तरीके से उसके साथ डील करना चाहिए, ठीक है। तो ये जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो आपने ध्यान देना है, आपने उस लिहाज से सोचना है जिस लिहाज से एग्जामिनर ने पेपर पूछेगा। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है ज्योग्राफी वाली बात है कि रट्टा मार लिया, 4 पॉइंट याद कर लिया, अब डेवलपमेंट खुद ही कर लूंगा, नहीं। इसमें आपको थोड़ा बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ सोचना पड़ेगा, यानी चेन ऑफ एनालिसिस में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगी। तो चेन ऑफ एनालिसिस कहाँ से शुरू होती है, कहाँ एंड होती है, इस बात के ऊपर पूरा पेपर तुम्हारा डिसिसिव होगा, ठीक है ना, डिसाइसिव होगा। नेक्स्ट, अब जैसे उसने पेपर 1 थ्योरी के बारे में बोला, दीज आर 2 सेक्शंस ऑफ दिस पेपर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यू नीड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। ऑल द क्वेश्चन का क्या मतलब है भाई? देयर इज नो चॉइस इन द एग्जाम, यानी एग्जामिनर ने तुम्हारे लिए बेटा पेपर के अंदर किसी किस्म की कोई चॉइस छोड़ी नहीं है, यानी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा, मतलब यू डू नॉट हैव एनी चॉइस अवेलेबल। जितने सवाल दिए हुए एग्जामिनर ने वो सारे सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। सोर्स डायग्राम मटेरियल समझा चुका हूँ, जैसे उसने एक आपको सोर्स दी हुई है,
क्या मुझे कोई बता सकता है ये सोर्स किस चीज की है? ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। अगर आप में से किसी ने थोड़ा बहुत ईएम पढ़ा हो जिंदगी में, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ा हो, चलो वो भी नहीं पढ़ा हो, साइंस पढ़ा हो, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा ये किस चीज की पिक्चर है। कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में किस चीज की पिक्चर है? अच्छा, रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा। वैसे ही अभी हालत ऐसी हो रही है कि बस दिल चाह रहा है सो जाऊं। वैसे ही बहुत रात होने वाली है, तो भाई प्लीज रिप्लाई जरूर करिएगा। मुझे बताएं भाई, ये जो आपको आपके पिक्चर हाउ रेनफॉल अकर्स नहीं मायदा, करीब हो, रेनफॉल से रिलेटेड है, लेकिन वो चीज नहीं है जो तुम सोच रही हो। जी भाई, और कोई कुछ बताना पड़ेगा बेटा। देखो जब तक आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे। हाँ, अब मैं पूछूंगा ना, देखो मैंने पीछे बताया, सजेस्ट सजेस्ट करें डायग्राम किस चीज की है? जी भाई। आई होप कि आई होप कि आई गेस किसी को नहीं आता होगा, ठीक है। ये डायग्राम आपके पास है एसिड रेन की, ठीक है। नहीं बेटा, रेनफॉल रेनफॉल की तो है, लेकिन ये एसिड रेन की डायग्राम है, ठीक है ना। मैंने क्लास में शायद थोड़ा बहुत बताया भी था। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जब हवा के अंदर जाते हैं तो वो वाटर के साथ मीट अप करके क्या करते हैं, एसिड बना लेते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह ये डिटेल में समझाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये एक एसिड रेन की डायग्राम है। तो बेटा देखो, अब ये थोड़ा बहुत अप्रोच होना चाहिए, तो मैं ना क्लास में बहुत कंसंट्रेशन के साथ बातें सुननी पड़ेंगी, रिलेट करने आना चाहिए। अब जैसे तो SO2 और NO वाले कंपोनेंट्स, यानी नाइट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड को देख के फौरन से दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि नहीं यार, इससे क्या बनेगा, इससे एसिड रेन बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ऑफ कोर्स राइट द आंसर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जितनी स्पेस प्रोवाइडेड है उसी के अंदर आंसर्स लिखिएगा, ठीक है ना। होशियार बनने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात, उसने वन बोला है तो वन इम्पैक्ट ही लिखिएगा, ठीक है ना। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसने लिखा हुआ है, खुद एग्जामिनर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्या, कौन कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है। आखिरी लाइन पढ़ेंगे, डू नॉट गिव मोर देन दिस नंबर ऑफ इम्पैक्ट, यानी उसने एक बोला है तो भाई खुदा का वास्ता है एक ही देना। तीन चार लिखकर अपना ग्रेड तबाह करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। दूसरा भाई, कमांड वर्ड रीड करके आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। नंबर आपको सवाल में ही दिख जाएंगे। अम इसके बाद क्या है, ठीक है ना। आपको कैलकुलेशन करने के लिए दे सकता है, वो ग्राफ रीड करने के लिए दे सकता है, टेबल्स बनाने के लिए दे सकता है, ग्राफ से कुछ नंबर्स निकालने के लिए दे सकता है, ठीक है ना। तो आपसे ऐसी बहुत सारी चीजें ऑफ कोर्स एग्जामिनर क्या कर सकता है बेटा, पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या रहना पड़ेगा बेटा, तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, सॉरी यार फाइल बंद हो गई है जरा। So the examiner can also ask you to calculate something, ठीक है, and he can then also ask you to suggest multiple things with the context of the knowledge that he is given you. ये किस तरीके से देना है, क्या देना है, कब देना है, ये हम पास से वर्ष करेंगे तो मैं समझाता रहूंगा। मैं से आपको ये समझाना चाह रहा था आज के, देखिए बेटा, हमारे पास पूरी गाइड अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। अब अच्छा, अब आप एक और चीज नोट करिएगा। अभी तक मैंने जितना भी पेपर का पार्ट खोला है आपके पास, हर पार्ट पर एक इमेज है। तो यानी आप समझ लीजिएगा कि इस पेपर के अंदर इमेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब इमेज में पिक्चर भी आ सकती है, डायग्राम भी आ सकता है, कोई साइकिल भी आ सकता है, ग्राफ्स भी आ सकते हैं, तो मल्टीपल चीज। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल है, आसान है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब, आप एक भी क्लास मिस नहीं कर सकते, आप दो नंबरिया नहीं कर सकते, आप होशियार चंद अवस्थी नहीं बन सकते। सर नेगेटिव मार्किंग होगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है भाई जब मैंने एक कहा है तो एक दो, पागल मत बनना, ठीक है ना। इससे इंप्रेशन की बात होती है दानिया, देखो CIs के अंदर नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो कैम्ब्रिज बेस्ड एग्जामिनेशन है। वो बोलते हैं भाई हम बच्चों को है ना स्क्रूटिनाइज नहीं करते, हम उनको डिमोटिवेट नहीं करते, हम मोटिवेट करते हैं कि चलो भाई कुछ तो लिखा है। सही है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही है ना। लेकिन हाँ, उसका ये कहने का मतलब है कि भाई जो तुम पहला लिखोगे ना वही चेक करूंगा, दूसरा चेक नहीं करूंगा। पहला सही है तो सही है, पहला गलत है तो गलत है, खत्म बात, ठीक है ना। और थोड़ी बहुत देखो ना, टाइम मैनेजमेंट भी हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम इतना भी छोटा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। काफी ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसमें उसको अंडरस्टैंड करने में, चीजों को रिकॉल करने में ऑफ कोर्स मल्टीपल टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम भी कंजर्व करना पड़ेगा। टाइम लिमिट नहीं है मतलब ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री की तरह टाइम लिमिट नहीं है।
If positive and negative effects are asked for, it is important to make it clear which is the positive effect and which is the negative effect. अब देखो उसने यहाँ पे तो लिख दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, कभी कभार वो तुम्हें डायरेक्ट 4 लाइन दे देगा, तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट है और कौन सा नेगेटिव इफेक्ट है। एग्जामिनर बैठ के खुद ढूंढेगा नहीं, एग्जामिनर वो बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं आता, आपको उसको सब कुछ नए सिरे से बताना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर नॉलेज की रिकॉलमेंट का आ गया, ठीक है ना। अच्छा, now you'll have to also make sure that you do not miss questions that require answer on the table। अक्सर बच्चे होते हैं बेटा, वो ये लाइन 1 has completed for you यानी ये टेबल को कंप्लीट करना भूल जाते हैं, ठीक है ना। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और अक्सर टेबल डायग्राम्स में कोई मार्किंग्स लेबलिंग्स हो गई, कोई लाइन ड्रॉ करने के लिए आ जाती है अक्सर मैप पर, लैटिट्यूड मार्क होने के लिए आ जाएगा, लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, अक्सर लोग उसको करना भूल जाते हैं। तो बस ये समझा रहा हूँ कि वो चीजें भूलिएगा नहीं। खैर ये तो मैं तुम्हें आखिरी दिनों में वापसी दिखाऊंगा चीजें, ठीक है ना। कहने की बात यह है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से एग्जामिनर आपको चीजें पूछता है, तो हम जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको चीजें बताता रहूंगा। खैर ये तो मेरे पास बहुत टाइम से रिस्टोर्ड था डॉक्यूमेंट, तो मैंने इसलिए बता दिया। अच्छा हाँ, इसमें भी ज्योग्राफी के 6 मार्कर की तरह एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सेज आते हैं, किस तरीके से लिखना है क्या लिखना है उसको जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ठीक है ना। मैं इंशाल्लाह फिर आपको समझाता रहूंगा साथ साथ कि किस तरीके से आपने ये करना है, ठीक है। यानी वही टू व्हाट एक्सटेंड वाले सवाल, यानी कितना पॉसिबल है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, यानी दोनों साइड की चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन भी आते हैं 5 to 7 मार्क्स के, जिसमें आपको मल्टीपल ग्रुप्स के ऊपर एनालिसिस करना पड़ता है। इसमें आपने देखे आपको उसने आपको 4 डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स दिए हैं, अब आपको चारों डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स पर बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और चीजें बताता रहूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी ये आपका, ये तो मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है तो इसलिए इसमें ये चीज डली हुई है। मैं चाहता था कि सब जो नए लोग हैं, मुझे पता है इधर किसी ने, गालिबन शायद मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग ने कभी जिंदगी में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, ऐसा है या नहीं है, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। इफ यस यू आर रीडिंग इट फर्स्ट टाइम, डू राइट यस इन द चैट बॉक्स, इफ नो, डू राइट नो इन द चैट बॉक्स। तो बेटा पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ तो मैं चाह रहा था कि लोग इंट्रोड्यूस हो जाएं सिलेबस से। हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि जिसने भी आपको ये इंफॉर्मेशन दी है कि ज्योग्राफी की तरह है, बिल्कुल ज्योग्राफी की तरह है, लेकिन ज्योग्राफी पीएचडी वाले ज्योग्राफी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा ज्योग्राफी से ना अपर लिमिट पर जाकर वो तुमसे सवाल पूछेगा, वो तुमसे चीजें पूछेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा आता है आपका पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 के अंदर हैज बिटवीन 2 to 5 शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सेज, और 2 to 5 क्वेश्चंस के मल्टीपल पार्ट्स होंगे, ठीक है ना। मल्टीपल पार्ट्स मतलब 6-7 पार्ट्स होंगे इसमें, ठीक है, जिसमें आपको आंसर्स क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, ठीक है ना। एंड यू नीड टू आंसर अगेन बेटा व्हाट, ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, सारे क्वेश्चंस तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, आंसर करने पड़ेंगे। जो लाजमी बात है, जो बहुत जरूरी है, सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई आप एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। So question paper is based on environmental management issues that relate to one country। किसी भी एक कंट्री के ऊपर कोई भी इश्यूज के ऊपर वो डिस्कशन देगा, यानी बेसिकली आप समझ लें एक तरीके से आपको वो है ना केस स्टडी दे देगा आपके एग्जाम में। तो आपको वो केस स्टडी है ना एग्जामिनर को क्या करके देनी है बेटा, सॉल्व करके देनी है, ठीक है ना। वो आपको मैप देगा, डायग्राम्स देगा, ड्राइंग्स देगा, वही बात के वही एनालिसिस वाली पोर्शन आपका फुल टेस्ट करेगा। The question paper is made up of short and extended responses। The question are based on source material and real life management in context to issue। तो यानी वो तुम्हें कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल दे देगा, केस स्टडी दे देगा, आपको पढ़नी होगी और आपको बताना पड़ेगा कि उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या उसके बारे में हम कर सकते हैं चीजें, क्या चीजें उसके बारे में बहुत बुरी हैं। तो यानी सटल तरीके से ना तुम लोगों को दोनों एक्सपेक्ट्स को है ना जज करने आना चाहिए, ठीक है ना। बेटा क्यों कुछ लोग बार बार लीव करके आ रहे हैं, लीव करके आ रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा, इंटरनेट सही कर लो ना यार प्लीज। अच्छा, अब सब नीचे की तरफ देखेंगे, मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से। द क्वेश्चन पेपर इंक्लूड्स प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कोई भी नया इशू दे देगा तुम्हें, कोई भी नई कंसर्न दे देगा तुम्हें, कोई भी नया ना नई 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 कोई भी नया पहलू टेस्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर है ना तुम्हारा असेसमेंट कर रहा है
कि तुम कितना रियल लाइफ इश्यूज को केटर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में 2022 में फ्लड आया था, तो हो सकता है वो 2022 के फ्लड की इन्फॉर्मेशन दे दे और बोले कि भाई अब फ्यूचर में मैं किस तरह इसको क्या कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। क्योंकि तुम्हें सारी वो बातें लिखनी पड़ेंगी, जिससे क्या हो, जिससे आसानी क्रिएट हो। बेटा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, एंड खुदा का वास्ता है लिंक किसी से शेयर